को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली सीरीज में हमने बात की थी सिकंदर के भारत पर आक्रमण की। पोरस के साथ मित्रता करके सिकंदर और उसकी सेनाएं झेलम और चेनाब के बीच में जहां पोरस का राज था वहीं पर रुक जाती हैं। भारत में और अंदर तक आने के लिए उसे व्यास नदी को पार करना था, लेकिन मेसोपोटामिया से भारत तक आते आते उसकी सेनाओं ने बीच में जो युद्ध करे थे उससे उसकी सेना थक चुकी थी और पोरस की वीरता और हाथियों से लैस भारतीय सेना के युद्ध कौशल से उनका मनोबल भी कमजोर पड़ चुका था। तो आगे की रणनीति बनाने और अपनी सेना को विश्राम देने के लिए सिकंदर व्यास नदी के किनारे ही ठहर जाता है। पोरस इतिहास में अपनी वीरता की कहानी लिख चुका था। भारत के सबसे बड़े महाजनपद मगध का राजा धनानंद सिकंदर के भारत पर आक्रमण से बेखौफ विलासिता के मद में चूर था। लेकिन भारत पर सिकंदर के इस आक्रमण से एक व्यक्ति था जो चिंतित था, क्योंकि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत वो व्यक्ति अपने मन में अखंड भारत के स्वप्न को पाले बैठा था और अपने जीवन काल में उसने इस अपने स्वप्न को पूरा भी किया। क्या आप बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन था? वो तक्षशिला का एक साधारण सा शिक्षक था। जी हाँ, सही पहचाना, वो था चाणक्य। लेकिन तक्षशिला का ये शिक्षक इतना साधारण भी नहीं था और ये पोरस का मित्र भी था। जब चाणक्य को पता चलता है कि गांधार पर सिकंदर ने कब्जा कर लिया है, तो वो शेष भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचाने के लिए मगध के राजा धनानंद के पास गया। आप सोच सकते हैं कि वो गांधार में स्थित तक्षशिला से इतनी दूर मगध में धनानंद के पास क्यों गया, अपने मित्र पोरस के पास क्यों नहीं गया? तो वो पोरस के पास भी गया, लेकिन पहले धनानंद के पास गया, क्योंकि उस समय मगध ही सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद था। उसके पास खुद की हाथियों और घोड़ों से युक्त एक विशाल सेना तो थी ही, बल्कि बाकी के जनपद जो मगध के आधिपत्य में थे उनकी सेनाओं का भी बल था। लेकिन जैसा कि धनानंद का स्वभाव था, उसने घमंड में चाणक्य को मदद देने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि उसका अपमान भी कर दिया। लेकिन इस अपमान ने चाणक्य को और मजबूत किया और फिर उसने खुद ही सिकंदर को रोकने की ठानी। अब इतिहास रचने की बारी थी चाणक्य की। इसके लिए उसके पास 3 हथियार थे जिनका उसने सिकंदर पर प्रयोग किया। वो हथियार थे पोरस, चंद्रगुप्त और उसकी कुटिल बुद्धि। दरअसल चंद्रगुप्त और चाणक्य भारत के इतिहास के वो अमर स्तंभ हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो पूरी सीरीज ही उनको समर्पित होगी। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो ये उन अनेक स्तंभों में से एक स्तंभ है जिनके कारण भारत आज का भारत है। यहाँ हम पूरे भारत के इतिहास की बात करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो चंद्रगुप्त एक 14 वर्ष का बालक था जब चाणक्य ने उसे देखा और उसकी पारखी निगाहों ने उसमें भविष्य के सम्राट को भी महसूस कर लिया था। तो वो चंद्रगुप्त को अपने अखंड भारत के सपने को ध्यान में रखकर तक्षशिला लाकर भविष्य के लिए उसे प्रशिक्षित करने लगा। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करके गांधार पर कब्जा कर लिया, तो चाणक्य ने अपने तीनों ही हथियारों का बहुत ही कुशलता से प्रयोग करके भारत की विजय गाथा में अपना नाम अमर कर लिया। ये वाकई में दिलचस्प और अविश्वसनीय है कि एक साधारण से शिक्षक ने न सिर्फ विश्व विजय पर निकले सिकंदर जैसे व्यक्तित्व को बिना युद्ध के ही भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया, बल्कि मगध की गद्दी से धनानंद को उतारकर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उसने पोरस की मदद से अपने गुप्तचर सिकंदर की सेना में सैनिकों के रूप में भर्ती करवा दिए। इन सैनिकों को चाणक्य ने वही काम दिया जो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने मद्र नरेश को कर्ण का सारथी बनकर करने के लिए कहा था। और वो काम था सामने वाले योद्धा को
मानसिक रूप से परास्त करने का, उसके मनोबल को तोड़ने का। सिकंदर की सेना में शामिल चाणक्य के ये सैनिक धनानंद की विशाल सेना और उसके सैनिकों के युद्ध कौशल के किस्से दिन रात सुनाते, जिससे सिकंदर के सैनिकों में मगध की सेना से डर उत्पन्न हो गया और वो मानसिक रूप से युद्ध लड़ने के लिए अयोग्य बनते गए। चाणक्य के सैनिकों ने न सिर्फ मगध की विशाल सेना का भय सिकंदर के सैनिकों को दिखाया, बल्कि भारत पर आक्रमण करने पर दैवीय प्रकोप का भी डर दिखाया। ये चाणक्य की कुटिल बुद्धि और सिकंदर की सेना में उसके गुप्तचरों का करिश्मा ही था कि सिकंदर की सेना के पड़ाव में कभी उनका झंडा जल जाता था, तो कभी दूषित खाने से सैनिक बीमार पड़ जाते थे। ये चाणक्य की कुटिल बुद्धि की ही जीत थी कि भले ही इन कारनामों को अंजाम सिकंदर की सेना में शामिल चाणक्य के गुप्तचर दे रहे थे, लेकिन सिकंदर की सेना इसे दैवीय प्रकोप मान रही थी। इतना ही नहीं, चाणक्य ने सिकंदर के विश्वसनीय मित्र मेगास्थनीज को भी अपनी चाल में फंसाकर सिकंदर को धीमा जहर देने के लिए राजी कर लिया था। इससे सिकंदर की तबीयत बिगड़ने लगी। अपने राजा की बिगड़ती तबीयत से यवन सेना का बचा मनोबल भी जाता रहा। नतीजा ये हुआ कि सिकंदर अपनी विश्व विजय की इच्छा को अधूरा छोड़कर वापस जाने के लिए विवश हो जाता है। इस नियति का खेल तो देखिए कि अपनी विश्व विजय की इच्छा को अधूरा छोड़कर भारत से सिकंदर वापस चला तो जाता है, लेकिन मेसोपोटामिया पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। सिकंदर के लौट जाने से चाणक्य भारत को विदेशी आक्रमण से तो बचा लेता है, लेकिन अभी उसका संकल्प अधूरा था। उसे अपने अखंड भारत का स्वप्न पूर्ण करना था, जो धनानंद जैसे क्रूर और घमंडी के मगध का राजा होते संभव नहीं था। तो वह अपनी खुद की सेना बनाता है, जिसका सेनापति चंद्रगुप्त होता है। इसके बाद वो चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाने के प्रयास में जुट जाता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसके इस लक्ष्य में उसे किसी महाजनपद का सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि चंद्रगुप्त जैसे किसी साधारण युवक को कोई सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं था। एक बार फिर उसे अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। गांधार का भाग जो सिकंदर जीत चुका था, उसका राजा अंबी कुमार था, लेकिन उस पर नियंत्रण सिकंदर का ही था, जिसके लिए वो अपना गवर्नर यहाँ पर छोड़ कर गया था। चाणक्य ने अपनी कुटिल बुद्धि से अंबीराज और सिकंदर के गवर्नर में फूट डलवाकर आपस में युद्ध करवा दिया, जिसमें अंबी कुमार की जीत होती है। अब चाणक्य पोरस के साथ मिलकर गांधार पर आक्रमण करता है, जिसमें अंबी कुमार की हार होती है। अब चाणक्य चंद्रगुप्त को गांधार का राजा बना देता है। पोरस का समर्थन तो चंद्रगुप्त के लिए होता ही है। इस प्रकार जब चंद्रगुप्त गांधार का राजा बन जाता है और राजा पोरस का समर्थन उसे प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे बाकी के राजाओं का भी समर्थन लेने में चाणक्य सफल हो जाते हैं और अंत में वो अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेते हैं, जब चंद्रगुप्त को वो मगध का सम्राट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के साथ मगध पर नंद वंश के अंत और मौर्य वंश के आरंभ की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त के राजा बनने के बाद चाणक्य मगध की सीमाओं को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक ले जाते हैं। इनमें से अफगानिस्तान पर सिकंदर का राज था और सेल्यूकस निकेटर वहां का गवर्नर था। चाणक्य सेल्यूकस की बेटी हेलेन से चंद्रगुप्त का विवाह करवा के एक संधि के तहत उसकी सीमाएं भी मगध में मिला लेता है। लेकिन चाणक्य का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। नंद वंश के समय में राजा के अत्याचारों से दुखी प्रजा का भविष्य उसे इस प्रकार सुधारना था कि भविष्य में कोई राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर पाए। तो उन्होंने शासन और प्रशासन के कई मापदंड तय किए, जैसे राजा का एक मंत्रिमंडल बनाया जिसकी सलाह उसके लिए आवश्यक होगी। इसमें पुरोहित, युवराज, सेनापति से लेकर महामंत्री तक होंगे। आज जिन्हें हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, तब उन्हें अमात्य कहा जाता था। उनकी परीक्षा लेकर चुनने के मापदंड तय किए।
राज्य की प्रशिक्षित विशाल सेना, जिसमें सैनिकों से लेकर अधिकारी होंगे, राज्य के भीतर रखने की बजाय सीमाओं पर तैनात की। प्रजा से टैक्स लेने के तरीकों का ही वर्णन नहीं, बल्कि पूरा पूरा एक रेवेन्यू विभाग की ही कल्पना की। व्यापार और उद्योग की संरचना, मुकदमों के लिए न्याय तंत्र की रचना, इस प्रकार के अनेक कदम चाणक्य ने उठाए थे। ये कितने लोकप्रिय हुए थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन उपायों को भविष्य के राजवंशों ने भी अपनाया। प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर चाणक्य के बताए मार्ग पर चलकर चंद्रगुप्त ने मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार के बड़ा होने पर चंद्रगुप्त ने राज्य उसे सौंप दिया और जैन पंथ अपना लिया। संतारा के मार्ग पर चलकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार मगध की सीमाओं को दक्षिण में मैसूर तक ले गया। इसके 100 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था अशोक। यही अशोक आगे चलकर मगध का सम्राट बना, लेकिन इसके लिए इसे अपने 99 भाइयों का वध करना पड़ा। अशोक मगध का सम्राट तो बन गया था और धीरे धीरे मगध की सीमाएं भी बढ़ा रहा था, लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसे चंद्रगुप्त से लेकर बिंदुसार तक मगध की सीमाओं में नहीं मिला पाए थे, और वो राज्य था कलिंग। क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति ऐसी थी कि उसे युद्ध में हराना असंभव था। लेकिन अशोक पूरे भारत पर राज करना चाहता था। इसके लिए कलिंग को मगध की सीमाओं में मिलाना जरूरी था, जो युद्ध के बिना असंभव था। तो अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। भारत के इतिहास में कलिंग का युद्ध एक अलग ही स्थान रखता है, क्योंकि यह भारत के इतिहास के सबसे हिंसक और भयानक युद्धों में से एक है। इसमें कलिंग के लगभग 1.5 लाख और मौर्यों के लगभग 1 लाख योद्धाओं की मृत्यु हुई। युद्ध के बाद हर जगह रक्त ही रक्त था। इसके बाद अशोक का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि यह सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध भी बना। यह युद्ध इसलिए भी इतिहास बना क्योंकि इस युद्ध की तबाही ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसने बौद्ध पंथ अपना लिया। सम्राट अशोक का लगभग पूरे भारत पर कब्जा था। अशोक के काल या फिर मौर्य काल में भारत की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका और ईरान से लेकर दक्षिण में मैसूर तक थी। अशोक के काल में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में की गई। शिलालेखों की शुरुआत भी अशोक के द्वारा ही की गई थी। इससे पहले कहीं भी हमें किसी प्रकार का लिखित इतिहास नहीं मिलता। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त का इतिहास भी ग्रीक इतिहासकारों से ही पता चलता है। लेकिन अशोक ने जगह जगह अपने द्वारा किए गए काम और बौद्ध पंथ के प्रचार के लिए शिलाओं पर लिखवाया। यही कारण है कि हमें किसी अन्य राजा की तुलना में सम्राट अशोक की लिखित जानकारी अधिक मिलती है। ये सम्राट अशोक का व्यक्तित्व ही था कि बौद्ध पंथ अपनाने के बाद, अहिंसा के मार्ग पर चलने के बावजूद, वो भारत की विशाल सीमाओं के चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन अशोक के बाद मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलने के कारण अशोक के बाद के राजा कमजोर होते गए और अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कई भागों में बंट गया। पश्चिम में एक बार फिर विदेशी आक्रमणकारियों का हमला हो जाता है। पूरब में बौद्ध पंथ के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग आखिरी मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। भारत के दक्षिण में भी मौर्यों के ही एक ब्राह्मण सामंत मौर्यों का आधिपत्य मानने से इनकार कर देता है और खुद को वहां का राजा घोषित कर देता है। अब इतिहास एक बार फिर से करवट लेता है जब मगध पर शुंग वंश के शासन की स्थापना होती है और दक्षिण में सतवाहन वंश की। तो मौर्य वंश ने 321 बीसी से 185 बीसी तक मगध पर राज किया।
इस पूरे काल में धीरे धीरे मगध की सीमाओं में आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर वर्तमान भारत का अधिकांश भाग था, जिसमें कुछ आज हमारे पास नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मौर्य काल में चाणक्य का अखंड भारत का सपना काफी हद तक पूरा हुआ। लेकिन भारत के इतिहास में चाणक्य का केवल भारत को राजनीतिक रूप से एक करने का ही योगदान नहीं है। भारत के इतिहास में चाणक्य ने वो काम किए हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वो चाणक्य ही थे जो विष कन्याओं का उपयोग राजनीति में लेकर आए। राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र की आज भी जब बात होती है तो चाणक्य के बिना अधूरी रहती है। चाणक्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद शायद आपके मन में भी वो विचार आ रहे हों जो मेरे मन में आए। सिकंदर का सपना था संपूर्ण विश्व पर विजय हासिल करने का। इसके लिए उसने अपने पिता तक की हत्या कर दी थी और अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने हमारे देश पर आक्रमण किया। जबकि चाणक्य ने न सिर्फ भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचाया, बल्कि उसे इतिहास की सबसे विशाल सीमाएं देकर एक भी किया। लेकिन फिर भी इतिहास की पुस्तकों में हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ाया जाता है, चाणक्य द ग्रेट नहीं। इस विषय में अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगली सीरीज में हम बात करेंगे कि चाणक्य के इतने प्रयासों के बाद भी भारत अखंड क्यों नहीं रह पाया। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको रोचक लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सीरीज़ को बनाने के लिए बहुत रिसर्च और टीम वर्क की ज़रूरत होती है। आपका प्रोत्साहन हमें मोटिवेट करेगा सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।